Hello everyone, so today we are going to discuss the daily MCQs for practice and this is video number 10 in that series. The first question for today is 82nd question and it says Pankaj Advani is associated with which of the following sports? Okay, A says squash, B says chess, C बोलता है billiards and D says golf. सो आप सबको पता होना चाहिए कि पंकज आडवाणी रिसेंटली न्यूज़ में थे, जनवरी में ही उनकी शादी हुई है तो वो न्यूज़ में थे। तो हो सकता है इस पे एक क्वेश्चन बन जाए क्योंकि वो बहुत ही रिनाउंड बिलियर्ड्स प्लेयर हैं इंडिया के और बहुत सारा टूर्नामेंट जीत चुके हैं और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वगैरह भी मिल चुका है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम. Now come to 83rd question. It says which of the following has been mentioned in the Constitution of India? So जो words हैं Constitution में जो भी mentioned होते हैं वो बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. तो इन चारों words में से कौन सा ऐसा word है जो कि mention हुआ है या कौन सा ऐसा phrase है जो कि mentioned है? पहला बोलता है minimum wage, दूसरा बोलता है living wage, तीसरा बोलता है fair wage और चौथा बोलता है यानी डी ऑप्शन जो है वो बोलता है डिस्पोजेबल वेज. ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली अ मिनिमम वेज एंड अ लिविंग वेज एंड अ फेयर वेज. जबकि डिस्पोजेबल वेज करके कुछ होता नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा पहले ही. लेकिन इन तीनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लोग मतलब ये सारे जो है टर्म्स हैं, जो लेबर वेजेज हैं उसमें एक टर्म्स हैं. ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है यानी लिविंग वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है. कहाँ पे मेंशन्ड है, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 43. और आर्टिकल नंबर 43 किसके अंदर आता है? ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर उसमें जाइएगा आप देखिएगा तो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वहाँ बताया गया है कि हर एक वर्कर को अश्योर करना चाहिए लिविंग वेज. तो लिविंग वेज होता क्या है? लिविंग वेज जो है मिनिमम वेज थोड़ा ऊपर होता है. उसमें ऐसा होता है कि आपको रहने खाने का सारा पैसा हो जाए, उसके बाद आपको एक लीजर इंजॉय करने वाला लाइफ का फ़ायदा हो जाए, ऐसा आपका वेज होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84th, ये भी इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए. ये बोलता है वंदे भारत मिशन इज एसोसिएटेड विथ. ए ऑप्शन सेज टू कनेक्ट ऑल मेट्रोज विथ हाई स्पीड ट्रेन्स. बी बोलता है टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सी बोलता है टू प्रोवाइड एड्स टू नेबरिंग कंट्रीज अमिड्स पैंडेमिक. और डी बोलता है टू रन पैन इंडिया फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव. तो इसमें से कौन सा होगा? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. पहला जो है, पहला तो नहीं होगा, ऑल्दो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो एक तरह का हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. दूसरा तीसरा जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है. तो इसमें जो आंसर होगा वो आपको बी होगा, टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस ड्यूरिंग लॉकडाउन. और ये प्लेन से हुआ था, मतलब कि एयरवेज से, उसको दिया गया था नाम वंदे भारत मिशन. ठीक है, बहुत सारी फ्लाइट्स भेजी गई थी बाहर ताकि इंडियंस जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके. नाउ कम टू 85th क्वेश्चन. इट सेज हु अमंग द फॉलोइंग is considered as the father of vaccination. And this is a very very important question क्योंकि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है और ये कल क्वेश्चन मैंने पूछा भी था अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में. तो वहाँ पे दो पे कन्फ्यूज़न है लोगों को बहुत ज़्यादा, और सही में कन्फ्यूज़न होना भी चाहिए. पहला है लुइस पैस्चर और दूसरा है एडवर्ड जिनर. जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? इन्होंने जो है पहला आप बोल सकते हैं सक्सेसफुल एंटीबायोटिक डिवाइस किया था. ठीक है, और जोनास साल्क कौन थे? जोनास साल्क ने पोलियो का वैक्सीन बनाया था. ये भी हो गया. तो हम देखेंगे लुइस पैस्चर और एडवर्ड जेनर में कौन सा ज़्यादा सूटेबल आंसर हो सकता है. तो ज़्यादा सूटेबल आंसर है एडवर्ड जेनर. अगर आप गूगल सर्च भी करते हैं तो पाइएगा कि 10 में से 9 जगह जो है आपको एडवर्ड जेनर मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन का एक तरह से इन्वेंशन किया था. जब इन्होंने एक चिकन पॉक्स जिसको हुआ था उसको काउ पॉक्स का वैक्सीनेशन लगाया था. आपने स्टोरी शायद पढ़ा होगा, हम जब बच्चे थे हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक में स्टोरी टाइप से इसके ऊपर एक चैप्टर था. ठीक है, तो एडवर्ड जेनर विल बी द आंसर, बट मेनी बिलीव दैट द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज ऑल्सो लुइस पैस्चर, विच इज ऑल्सो करेक्ट. उन्होंने बहुत सारे काम किए इम्यूनोलॉजी में.
तो ये डिपेंड करेगा आप किसको मार्क कर रहे हैं आपके ऑप्शंस पे। मान लीजिए एग्जाम में ऑप्शन एडवर्ड जेनर का नहीं होता है, सिर्फ लुईस पैस्चर का होता है, तो उस केस में लुईस पैस्चर होगा। लेकिन अगर लुईस पैस्चर और एडवर्ड जेनर दोनों ही दिया गया है तो मेरे ख्याल से आप एडवर्ड जेनर को मारेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है 86 क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोलता है ऑपरेशन बंदर इज रिलेटेड टू, पहला बोलता है इरेडिकेटिंग मंकी फीवर। मंकी फीवर क्या होता है? एक फॉरेस्ट है कर्नाटका में, कैसनूर फॉरेस्ट, वहाँ पे एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको कि मंकी फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एपिडेमिक के रूप में जो है आया था 2 साल या 1 साल पहले, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, इरेडिकेटिंग मंकी फीवर, विच इज इनकरेक्ट। दूसरा बोलता है सर्जिकल स्ट्राइक पोस्ट उरी अटैक, ये भी इनकरेक्ट होगा। सी बोलता है बालाकोट स्ट्राइक पोस्ट पुलवामा, एंड डी बोलता है कंट्री वाइड लॉकडाउन ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि बालाकोट स्ट्राइक पोस्ट पुलवामा जो किया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। नाउ कम टू 87th क्वेश्चन। इट सेज हाउ मच अमाउंट ऑफ इनकम सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स इन पीएम किसान सम्मान निधि योजना। सो देयर इज अ स्कीम कॉल्ड पीएम किसान सम्मान निधि। तो उसमें जो होता है ईयरली, यानी कि 1 साल में फार्मर्स को कितने पैसे दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे फ्रेम करना चाहिए था। ठीक है, कि 1 साल में कितने मिलते हैं। तो 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है, हर एक इंस्टॉलमेंट में 2000 करके दिया जाता है, और ईयरली जो है उनको 6000 रुपये दिए जाते हैं। जो कि मतलब स्कीम से हर एक बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। और ये रिसेंटली जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था उसी के बीच इसको अनाउंस भी किया गया था, दिया भी गया था। बहुत ज़्यादा फंड जो है फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। उसके बाद है 88th क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो अमिताभ कांत जो है वो अभी न्यूज़ में थे, बिकॉज उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट दे दिया था कि इंडिया हैज़ टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो अमिताभ कांत बेसिकली चेयरपर्सन नहीं है, वो सीईओ है। ठीक है, वो सीईओ हैं नीति आयोग के। चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर, वाइल अमिताभ कांत इज सीईओ। नाउ कमिंग टू राजीव कुमार, वो क्या है? वो है वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, और डी जो है अरविंद पनागरिया, वो कौन थे? वो पहले वाइस चेयरपर्सन थे। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 89th क्वेश्चन है कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा लीक इज रिलेटेड टू। तो अभी से कुछ साल पहले आपको पता होगा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जो थी वो डेटा लीक के केस में, मतलब उन्होंने बहुत सारा यूजर्स का जो है डेटा यूज़ किया था, उनको इलेक्शंस में मैनिपुलेट किया था। तो वो किससे रिलेटेड है? ट्विटर से है, फेसबुक से है, व्हाट्सएप से है, टेलीग्राम से है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अभी आप जहाँ देखिए वहाँ एक ही बात चल रहा है कि व्हाट्सएप का जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है उसमें वो बहुत सारे डेटा आपसे लेगा आपके। तो इसलिए ज़्यादातर लोग टेलीग्राम नहीं तो सिग्नल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो हियर द आंसर विल बी बी, दैट इज फेसबुक। ठीक है, उसके बाद 90th क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री became the first country to declare climate emergency। तो क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था आई थिंक 2019 में। तो 2019 में पहला कंट्री किसी ने डिक्लेयर किया था, उसके बाद और सारे कंट्री ने डिक्लेयर करना शुरू किया। तो कौन था वो पहला कंट्री, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑल्दो कॉन्सेप्ट पहले आया था आप बोल सकते हो, और ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जो है हुआ था रिसेंटली, तो आप कंफ्यूज कर सकते हो कि वो होगा, लेकिन वो आंसर नहीं है। बी है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्यों न्यूज़ में था अभी से कुछ साल पहले? क्योंकि वहाँ केप टाउन करके एक जगह है जहाँ पे ग्राउंड जीरो हो गया था। ग्राउंड जीरो मतलब क्या होता है कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो लगभग जीरो हो गया था, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद सी बोलता है यूनाइटेड किंगडम, एंड डी बोलता है पलाऊ आइलैंड। तो पलाऊ आइलैंड न्यूज़ में था बिकॉज वहाँ सनस्क्रीन जो होता है उस पर बैन लगा दिया गया था। मतलब वो पैसिफिक में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे बैन लगा दिया गया था सनस्क्रीन के ऊपर।
ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि उससे जो है वहाँ के जो मराइन लाइफ होती है, जैसे कोरल वगैरह होते हैं, उन पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं। नाउ कमिंग टू 91st क्वेश्चन, इट सेज व्हाट डू यू मीन बाय फिशिंग। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अगर आप ट्विटर देखते होंगे या फिर आप न्यूज़ ही देखते होंगे रेगुलरली, तो आप सबको पता होगा कि निधि राजदान जो हैं वो एनडीटीवी की जर्नलिस्ट थी, जिनके साथ एक धोखा हुआ। उनको कहा गया कि आप हार्वर्ड में प्रोफेसर के लिए चूज़ हुई हैं। उसके बाद वो एनडीटीवी क्विट करके वहाँ चली गई। फिर वहाँ 6 महीने के लगभग रहने के बाद पता चला कि वो एक फिशिंग अटैक था। तो फिशिंग मतलब होता क्या है? तो ए बोलता है ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा बाय डिस्गाइजिंग वन सेल्फ एज ट्रस्टवर्दी एंटिटी। बी बोलता है हैकिंग अ सिस्टम एंड डिमांडिंग पेमेंट। सी बोलता है सीक्रेटली कलेक्टिंग पर्सनल डेटा इन अ सिस्टम। एंड डी बोलता है मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो जो लास्ट वाला है वो ट्रोजन वायरस होगा, ठीक है। और सीक्रेटली जब आपके डिवाइस में कोई प्रोग्राम रन करता है, आपका पर्सनल डेटा चुराता है, तो उसको स्पाईवेयर बोलते हैं। जबकि जब हैकिंग करके पेमेंट डिमांड किया जाता है उसको रैंसमवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो रैंसमवेयर अटैक भी लास्ट ईयर खूब हुआ है। और पहला जो है यानी कि ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा बाय डिस्गाइजिंग वन सेल्फ एज ट्रस्टवर्दी एंटिटी, ये एग्जाम्पल है फिशिंग का, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे ये है व्हाट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु एंड मिशन सागर। ये दोनों क्या है आपको लिखना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।